तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश पर 2022 के लिए जीएस का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वैदिक सभ्यता। इसका एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज शाम तक हो सकता है, तो नहीं तो फिर कल देंगे हम इसका वीडियो। और आप लोगों को बता देते हैं कि जो 10 नंबर का आप लोगों को स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य जागरूकता का जो जीए का जनरल अवेयरनेस का जो 10 टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों में से एक जो पहला था भारत का पड़ोसी देश, वो आप लोगों को चैनल पर दिया जा चुका है। आप लोग उसे भी देखिए और धीरे धीरे सारे टॉपिक एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को उसमें करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो दूसरा टॉपिक हमारा लोगों का होगा वह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वह रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था कि 2350 से 1750 के मध्य था। तो 1750 के बाद जो अब क्रम हम लोग देखेंगे, अब यहीं से वैदिक सभ्यता से हमारे लोगों के इतिहास के क्रम में निरंतरता पाई जाने लगेगी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 1750 में अगर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद 100-200 सालों का थोड़ा गैप हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वैदिक सभ्यता का जो समय पीरियड होगा वह होगा 1500 बीसी से 600 बीसी। अब यहाँ से इसको दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो हम लोग पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसका कालक्रम यहाँ तक पढ़ते हैं ऋग्वेद काल में। और जैसे ही 1000 बीसी से 600 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। अब इस वाले ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक कालों में हम लोग इसको अलग अलग अध्ययन की दृष्टि से इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक कालीन में संरचना होगी, समाज की संरचना होगी, धार्मिक या आर्थिक स्थितियाँ होंगी, वो उत्तर वैदिक काल में बदल जाएंगी। अब जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, क्योंकि ये सभ्य संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आप लोग ये देखिए, पहले तो वैदिक शब्द का छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, नहीं ये बाद में दिमाग से निकल जाती हैं। इसकी उत्पत्ति, ये जो शब्द है वैदिक, तो संस्कृत का विद धातु से भी, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होता है। और वैदिक धर्म के जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वह आर्य थे। तो आर्य जो ये शब्द है, आर्य शब्द, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, सज्जन, साधु। अब आप लोग समझ गए होंगे, जो आप लोग इसके ऊपर पर्यायवाची लिखते जाइए। तो ये चीज़ें हो गई आर्य। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो जाता है। तो अब जिन आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उनको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्य। और जिन लोगों की जानकारी हम लोगों को बाकी के 3 वेदों और वैदिक साहित्य से मिलती है, जैसे कि यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक से मिलती है, तो वो उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग इतनी चीज़ें बेसिक समझिए। तो अब यहाँ पर कालखंड में देखेंगे तो ऋग्वैदिक। अब अगला हमारा आता है कि स्रोत क्या है इसके, स्रोत कि कहाँ से पता चलता है कि ये आर्य, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है। तो स्रोत में हम लोग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, एक देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य और एक देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक में 2 चीज़ें आएंगी। एक अभिलेख आप लोग याद रखिए, वो है एशिया माइनर का अभिलेख। एशिया माइनर का अभिलेख और दूसरा होगा कस्सी का अभिलेख।
कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख ये मिला था 1600 BC में, और एशिया माइनर का अभिलेख ये मिला था 1400 BC में। बेसिकली इन दोनों चीज़ों में बताया गया है। कस्सी के अभिलेख में बताया गया था, आप लोग लिख लीजिए, कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर गई थी। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर गई थी। कहाँ से पता चलता है? कस्सी का अभिलेख। और एशिया माइनर, या इसको बोला जाता है एशिया माइनर या बोगजगई का अभिलेख, बोगजगई का अभिलेख। अब प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि जैसे कि बोगजगई अभिलेख से हमें किस भारतीय कालक्रम की जानकारी मिलती है, तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता या महाजनपद, इस तरह दे दिया, तो ये होगा वैदिक सभ्यता की जानकारी हम लोगों को एशिया माइनर में मिलती है, एशिया माइनर या बोगजगई का अभिलेख। और यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पर दो कबीले थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एशिया माइनर या बोगजगई अभिलेख में दो कबीले थे, ये तुर्की में मिला है। एशिया माइनर या बोगजगई का अभिलेख में एक था कबीला हित्ती और दूसरा था मितन्नी, ये दो कबीले थे। तो इन दो कबीलों में जब संधि हुई थी, तो उस संधि में 4 देवताओं का जिक्र किया गया था। और वो 4 देवता इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और थे नासत्य। नासत्य 1, 2, 3, चारों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। नासत्य को ही भारतीय, ये जो वैदिक सभ्यता में अश्विनी कहा गया था, अश्विनी नासत्य को ही कहा गया था। तो ये स्रोत हैं, स्रोत एशिया माइनर, कस्सी का अभिलेख, ये आप लोग याद रखिएगा। एशिया माइनर को ही बोगजगई का अभिलेख कहा जाता है। आर्य शब्द का वर्णन सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, सज्जन, साधु। ये आप लोग इतनी चीज़ें देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग अभी के अभी अपने इसी के साथ ही, हमारे साथ ही, इसीलिए हम लोग इसको बोर्ड पर लिख रहे हैं। साथ में साथ आप लोग भी लिख सकते हैं और इसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि परीक्षा समय में यही चीज़ें ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति के में विद्वानों में क्या मतभेद है। तो हम हटते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं, इसको भी देखेंगे अच्छे से, थोड़ा पढ़ेंगे, और नहीं तो इसमें देखने वाली चीज़ें हैं, बनती हैं। इनके समाज से प्रश्न बन जाता है काफ़ी, इसमें सामाजिक टर्म काफ़ी आप लोगों को आएंगे, जैसे वहतु क्या है, अघन्या किसे कहा गया है, गविष्ट किसके लिए प्रयोग किया गया था, और फिर वैदिक साहित्य से तो प्रश्न आएंगे ही। वो एक अलग हम लोग कल के वीडियो में उसको देखेंगे, पूरा वैदिक साहित्य, इसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों हम लोग मिला के पढ़ेंगे। तो इनका कार्य क्षेत्र पहले कौन सा था, ये हम लोग देख लेते हैं। कुछ लिस्टिंग इस तरफ बना लेंगे, उस तरफ हम लोग एक मैप बना लेते हैं। पहले इस तरफ देखते हैं। मैप बनाना आप लोग सीख लीजिए दोस्तों, ये ज़रूरी है, हल्का हल्का आना चाहिए आप लोगों को। ये जैसे बना हमारा लोगों का मैप, तो हम लोग देखेंगे कि देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो जो सिंधु थे, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधुवासी यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग, तो उनका निवास स्थान ये था। हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से थे इस क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र में इनका भी आएगा। तो जैसे उनका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार आप इनका भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या बताया गया है कि ये कहाँ के निवासी थे, ये चीज़ें। तो जो इसमें क्या होता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो आए थे, अभी अलग हम लोगों ने पढ़ा था कि 1500 से 1000 BC में ऋग्वैदिक आर्य थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों की सीमा होगी, और फिर जब उत्तर वैदिक आर्यों का काल आएगा तो वो अपनी सीमा में और विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक आर्य।
ऋग वैदिक आर्यों की सीमा। तो कुछ ऐसे देख लेते हैं। तो ये था हमारा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से लेकर यहाँ पर पश्चिम में अरावली और इधर अफगानिस्तान से लेकर इनका स्थान था पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये आए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। तो इनकी ये सीमा हो जाती है। और अगर हम उत्तर वैदिक आर्य देखें यहीं पर देख लेते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में सीमा देखें तो ये जो इनकी उत्तरी सीमा थी ये हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक इनकी दक्षिणी सीमा थी। इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया था, विंध्यन क्षेत्र। और इधर आपका अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ पर ये गंडक नदी तक आए थे, गंडक नदी आए थे। इन दोनों में कोई असमानता नहीं है, वही लोग हैं। पहले ये यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से होकर अरावली तक, और उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया इनके संसाधन बढ़ते गए, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ की ज्योग्राफी को समझा, आर्थिकी को समझा और आगे का विस्तार किया। तो अफगानिस्तान से गंडक तक, हिमालय से लेकर विंध्यन क्षेत्र तक इनका फैलाव हो गया था। और जो कि पहले फैलाव था अरावली तक, तुर्कमेनिस्तान से अरावली, अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब आप लोग ये समझिए कि गंडक बिहार के साथ सीमा बनाती है, तो गंडक नदी वहाँ तक इनका विस्तार हो गया था। यानी कि ये लोग गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में उत्तर वैदिक आर्य प्रवेश कर चुके थे। तो इतनी चीज़ आप लोग समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, जगह बच रही हो, चलो यहीं पर देख लेंगे। ये यहाँ से एक नदी आप लोगों को मालूम है, गंगा नदी और यमुना नदी। तो गंगा और यमुना के बीच का दोआब का क्षेत्र होता था, दोआब का क्षेत्र। और जो ये वाला एरिया होता था ये तिब्बत का एरिया। और जम्मू कश्मीर के उस पार जैसे देखते तो पामीर का पठार यहाँ पर होता था, पामीर का पठार। तो यहाँ पर भी कई लोगों का मानना, और इधर मध्य एशिया आप लोग मान लीजिए जैसे है मध्य एशिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया। ये किसका कहना था कि आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी थे। वैसे निवास स्थान इनका भारत था जहाँ पर इन्होंने सभ्यता विकसित की थी, लेकिन इनका जो मूल निवास है कि ये लोग कहाँ से आए थे, तो उसके बारे में मध्य एशिया के निवासी थे, ये कहना है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। कश्मीर एवं हिमालय, कश्मीर व हिमालय, ये कहना है एल.डी. कल्ला, ये विद्वान हुए हैं एक एल.डी. कल्ला। इनका कहना है कि ये कश्मीर एवं हिमालय के निवासी थे। और सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश। तो गंगानाथ झा। और जो आप लोगों को याद रखना है, मॉडर्न जो हमारे थिंकर हुए हैं, जैसे कि आप लोग दयानंद सरस्वती, इनका कहना था कि ये लोग तिब्बत के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तिब्बत के निवासी हैं, दयानंद सरस्वती का कहना था। और चौथे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यहीं की यहीं आप लोगों को याद हो जाए। तो इनका कहना था कि यह उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। इनकी एक पुस्तक थी द आर्कटिक ऑफ होम आर्यंस, द आर्कटिक ऑफ होम आर्यंस। आप लोग ये किताब भी इनकी याद रखिएगा कि द आर्कटिक ऑफ होम आर्यंस किताब में इन्होंने बताया है कि जो ये वैदिक आर्य थे यह लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, वहाँ से आए हुए थे। तो इतना आप लोग लिखिए
और अगर मध्य देश का एक कॉन्सेप्ट आ जाए, वो छूट रहा है, उसको भी बता दें। तो राजबली पांडे, इनका कहना था कि यह मध्य देश से आए थे, मध्य देश से आए थे। और भी तमाम विद्वान हुए हैं, लेकिन आप लोग इन लोगों की जानकारी थोड़ा याद रखिए, जिसमें थे दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। ये आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गई उत्पत्ति के हम लोगों ने जो समझा था। और ये जैसे इसका मैपिंग किया जाए तो आप लोग इस तरह कर लेना कि तुर्कमेनिस्तान से जैसे यहाँ से शुरू हुआ, अरावली हमारी कहाँ है, यहाँ तक अरावली ऐसे बनी हुई है। तो अफ़गानिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान की सीमा है, तो ऐसे देखिएगा आप लोग। यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्य आए थे, और जैसे जैसे इनका विस्तार देखिए ऐसे हो जाता है। गंडक नदी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ सीमा बनाती है बिहार उत्तर प्रदेश के में, तो ये ऐसे, ये देखिए, तो ये तुम्हारा हो गया ऋग्वैदिक और ये हमारा हो गया उत्तर वैदिक। तो सीमा विस्तार देख रहे हैं आप लोगों ने कैसे किया, वही लोग हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इनकी उत्पत्ति के बारे में बातें। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा साहित्य में, कि साहित्यिक स्रोतों में हल्का सा देखेंगे इनके स्रोतों के बारे में। बाकी चीज़ें हम लोग जब वैदिक साहित्य करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, कौन से कथन हैं। जैसे यम नचिकेता का सिद्धांत आ जाता है कि न यम नचिकेता का संवाद किस उसमें दिया हुआ है, तो ये वैदिक साहित्य में हम सब लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ये सब चीज़ें पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ये किन उपनिषदों में, किन आरण्यकों में बात की गई है। तो अब जो हम लोग इसका साहित्यिक स्रोत देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य से कुछ चीज़ें जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य और सामाजिक पक्ष के बारे में हम लोग कल चर्चा विस्तार से करेंगे। आज बस लोग देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया हमारा वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, वेद हो गए, और फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। इनसे हमको वैदिक धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब वेद में जैसे 4 वेद हमारे हैं, सभी को मालूम होगा 4 वेद कौन कौन से हैं। जैसे कि हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया हमारा यजुर्वेद, तीसरा जो हमारा हो गया सामवेद, और चतुर्थ जो हो गया वो हो गया अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, जिन लोगों की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है उन्हें ऋग्वैदिक आर्य कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक कालीन पीरियड जो 1500 से 1000 BC के करीब था, तो वो उसकी जानकारी हम लोग पूरी तरह से ऋग्वेद से लेते हैं। और बाकी जो अथर्ववेद में था तो उसमें हम लोग यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से उन चीज़ों की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली 2 चीज़ें और हैं। एक है कि ये इनको कहा जाता है वेद त्रयी, अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है इसमें, ऋग्वेद से लगाकर सामवेद तक इनको कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद को उसमें काउंट वेद त्रयी में नहीं किया जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न बना देगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अथर्ववेद है। ये सबसे नवीन बाद का वेद है और सबसे लोकप्रिय वेद है अथर्ववेद। अब ब्राह्मण क्या होते थे, अब इसमें ऋग्वेद जैसे है ये पूरा पद्य में लिखा हुआ है। तो यजुर्वेद, इनकी जो भाषा होती थी वह बहुत विद्वान पूर्वक होती थी, विद्वानों के द्वारा पढ़े जाते थे, काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता इसमें होती थी। लेकिन आम जनमानस को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ब्राह्मणों ग्रंथों की रचना की जाती थी, जिसमें से ये वेदों का जितना सारा जिष्ट होता था, आप लोग जिसे जिष्ट कहते हैं, तो वो ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से गद्य में लिखकर आम जनमानस तक सरल भाषा में पहुंचाया जाता था। और आरण्यक क्या होते थे, आरण्यक में इसमें दार्शनिक बातें होती थी, दार्शनिक व रहस्यवादी बातें।
रहस्यवादी बातों पर चर्चा होती थी, बातों पर चर्चा होती थी, जैसे आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो इस तरह की चर्चाएं। और उपनिषद क्या होता था? उपनिषद, उप मतलब इसका सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर जो ज्ञान विज्ञान सीखा जाता था, जो चर्चा होती थी, उनको उपनिषद कहा गया है। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चीज़ें आप लोग समझिए। अब हम लोग एक एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए आप लोग। ऋग्वेद इसके बारे में देखिए कि सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसके 3 भाग हैं। ये है साकल, बालखिल्य और वासमल। साकल, बालखिल्य और वासमल सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और इसमें क्या है? देवताओं की छंदबद्ध रचना है, छंदबद्ध रचना, स्तुति करने के लिए, देवताओं की छंदबद्ध स्तुति करने के लिए रचनाएं इसमें की गई हैं। और इसमें देखा जाए तो इसके 10 भाग हैं, 10 भाग हैं। इसी में 8 अष्टक हैं और मंत्रों की संख्या जो है, इसमें मंत्रों की संख्या जो है 10,580 है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसको नोट करिएगा। और एक मंत्र में जो इसके मंत्रों की होती थी, तो इनमें प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू किया जाता था। और इसमें 10 मंडल में कुछ मंडल प्रमुख हैं जो हम लोग देख लेते हैं। 10 मंडल जैसे इसका देखो, ऐसे प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, तो इसी तरह। तो प्रथम दो दूसरे मंडल से 2 से लेकर 7 मंडल, ये प्राचीन मंडल हैं, प्राचीन मंडल हैं। और उसके बाद जो हमारा बच रहा 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये बाद में जोड़े गए थे। तो तीसरा मंडल इसका प्रमुख है। जैसे कि तीसरे मंडल में क्या बताया गया है, अब यहाँ पर नोट देख के लिखिएगा। तीसरा मंडल इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है तीसरे मंडल में। और विश्वामित्र की भी चर्चा यहीं पर मिलती है। और गायत्री मंत्र यह सविता देवी को समर्पित है, सविता देवी को समर्पित है, बढ़ता हुआ सूरज। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, 10वें मंडल में 3 सूक्त की चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और एक है विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त में ही आगे चलकर यहाँ पर 2 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पर मिलता है। वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। और किस प्रकार के वर्ण हैं ये? 2 वर्ण हैं, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। और नदी सूक्त में कुछ नदियों का उल्लेख है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। 2 से तीसरा मंडल। अब ये इतना हो गया आप लोग इसको। और ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखे, ये आप सभी लोगों को बचपन से मालूम होगा। तो इतना हम लोग देखते हैं। और जो 7वां मंडल इसका दोस्तों एक बचा हुआ है, वो भी यहीं कहीं बता देते हैं कि 7वां मंडल में दासराज्य युद्ध की चर्चा है। दासराज्य युद्ध की चर्चा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वशिष्ठ के कहने पर युद्ध होता है, ये हम लोग देखेंगे आगे चलकर।
इतना आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे यहीं पर देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद देखकर आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में अधिक चर्चा हम लोग जब इनका साहित्यिक पक्ष पढ़ रहे होंगे तब देंगे। यहाँ पर बस केवल जानकारी दी जाती है। इनके स्रोत के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जिन चीज़ों में इनकी चर्चा की गई है। तो अगला टॉपिक है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के विषय में देखा जाए तो सबसे पहले इसको कहा जाता है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। अच्छा, संहिता का मतलब क्या होता है कि वैदिक साहित्य को कहा गया था कि ये अपुरुषणीय हैं और ये नित्य हैं। ईश्वर के सुन के द्वारा एक दूसरे को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य। अगर श्रुति साहित्य आ जाए तो भी यही है कि वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा सुनकर आगे बढ़ाए गए हैं। तो यजुर्वेद, और ये दो भागों में है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हमारा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य में है आपका, और शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य में है आपका। और इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है कि इसमें यज्ञ करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। यज्ञ करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार यज्ञ की वेदी बनेंगी, उसमें पूरा यज्ञों से संबंधित है। याज्ञिक अनुष्ठान किस प्रकार किए जाएंगे, कर्मकांड किस प्रकार किए जाएंगे, तो ये बताया गया है इसमें। और इसका जो पुरोहित होता है, यानी कि इसको जो कहता है, उसको बोलते हैं अधर्यु। अधर्यु बोलते हैं आप लोग। वो जो बताया गया था अभी ऋग्वेद, उसका जो पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं। होता या होत्र, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बता देते हैं, होता या फिर होत्र कहा जाता है उसको। होता या होत्र कहा जाता है ऋग्वेद, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पर यही है कि विषय वस्तु यज्ञों को करने के तरीके, यही कर्मकांड, और देखने को मिले तो याज्ञिक अनुष्ठान। ऐसा दिया रहेगा आप लोगों की कॉपी में। याज्ञिक अनुष्ठान एवं कर्मकांड इसकी विषय वस्तु थी। इसके कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो भाग हैं। वाजसनेयी संहिता भी इसको कहा जाता है, गद्य और पद्य में। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। तो इतना आप लोग लिखिए, इसको रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, आगे देखेंगे। अगला हमारा होगा सामवेद। सामवेद, सामवेद ये हमारा तीसरा वेद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें संगीत गायन, संगीत गायन के बारे में बात की गई है, के बारे में जानकारी दी गई है। और ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। और जो इसका पुरोहित होता है, यानी कि जो इसको कहता है पुरोहित, उसको कहा जाता है उद्गाता। उसको उद्गाता कहा जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और इसके भी तीन भाग हैं, कौथुम, राणायनी एवं जैमिनी। तो इसमें जैमिनी आप लोग याद रखिएगा। अगर जैमिनी की बात आती है तो वो किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। तो इतनी जानकारी आप लोग रखिए। उसको फिर हम रफ करके आखिरी देते हैं अथर्ववेद पर। आखिरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद
अब यहाँ पर सबसे नवीन वेद है, सबसे नवीन वेद, इन 4 वेदों में सबसे नवीन वेद है, इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है, ब्रह्मवेद कहा गया है। और सबसे लोकप्रिय वेद यही है, लोकप्रिय वेद है। यहाँ पर मंत्रों के द्वारा उपचार की विधि बताई गई है। तंत्र मंत्र, जैसे नहीं तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, यानी कि लौकिक विषयों पर इसमें बात की गई है। अब तंत्र तो आप लोगों को मालूम होगा, तंत्र है, मंत्र है, जादू टोना, यानी कि प्राचीन भारत में ऐसे लोग होते थे, या अभी भी आप लोग गांव के आसपास वाले एरियो में देखते होंगे कि जैसे किसी आदमी को बिच्छू काटा तो आदमी लोग जाते हैं कि उसको झाड़ने फूंकने वालों के पास चले जाते हैं। सांप में जैसे होता है, किसी को काटा तो वो झाड़ने फूंकने वाले के लोग चले जाते हैं। पीलिया किसी को हुआ तो ये दवाई बंधा लो, तो वो क्या है बेसिकली, वो तंत्र मंत्र के द्वारा वो उनको ठीक करने की विधियाँ होती थी। तो हालांकि यहाँ कोई अंधविश्वास बताने वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें देखिए कि ये चीज़ें प्रचलित थी। और ठीक है, अब ये दोस्तों अथर्ववेद आप लोग सही से लिखिए, नहीं बाद में आप लोग कहेंगे ये मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में लिखने पर। अथर्ववेद। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। इनके बारे में अधिकतर जानकारी हम लोग बाद में लेंगे जब साहित्यिक पक्ष पढ़ेंगे, और यहाँ से हमारा लोगों का ये जो वैदिक साहित्य में जो स्रोत होते थे वो हम लोग समाप्त करते हैं। अब हमारा लोगों का आने का अगला टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, इस पर कुछ मैप में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ नदियों के बारे में जो ऋग्वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वेद में कुछ नदियों का उल्लेख है। वैसे देखा जाए तो पूरी वैदिक संहिता में जो पूरा वैदिक है, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, उनमें वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन ऋग्वेद में भी कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है, और उन नदियों में से जो प्रमुख नदियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि सिंधु क्षेत्र के आसपास थी तो सिंधु नदी तो पक्का होगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी तो पक्का होगी। अब इसके बाद इसकी और देख लेते हैं, जैसा हम लोगों ने भूगोल में अभी देखा नहीं, हम देखेंगे। सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी है, ब्यास है, सतलज है, सतलज हो गई, सरस्वती नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई। और दूसरी अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं, 4 नदियों का उल्लेख आप लोग याद कर लीजिएगा। कुंभा, कुर्रम, गोमल या गोमती और सुवास्तु, ये नदियां हैं। ये इनके नाम हुए, ये आधुनिक नाम है और ये इनके प्राचीन नाम जैसे बताए गए हैं आप लोगों को। तो सिंधु को तो सिंधु नदी ही कहा जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को शत्रुदी कहा गया है, शत्रुदी। और जो सबसे इनकी प्रमुख या नदी होती थी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए को, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उल्लेख सरस्वती नदी का, इस पर ज़्यादा इनका ध्यान था। इनको कहते थे नदियों की नदी तमा, माते तमा, माते तमा। सब नदियों में इनको देवी की दृष्टि से देखा जाता था, नदी तमा, माते तमा। और ये इनको कहा गया था कि तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, यानी कि ज्ञान देने वाली, प्रदान करने वाली। तो नदी तमा, माते तमा, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, और इनको नदियों में अग्रवर्ती कहा गया था, नदियों में अग्रवर्ती। ये तीनों चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, ये तीनों में से प्रश्न बनते हैं। ये दरअसल प्रश्न ही बना था, उसी का हम लोगों ने ऑप्शन के सहित आप लोगों को करा दिया गया है। तो और इसमें देखते हैं गंगा नदी, गंगा और यमुना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का जिक्र कितनी बार आया था, 1 बार, और यमुना नदी का जिक्र कितनी बार आया है, तो ये 3 बार आया है।
अभी हम लोग स्रोत ही पढ़ रहे हैं। अब स्रोत किस तरह हुए ऐसे, जैसे देखा जाता है कि गंगा नदी का पूरी वैदिक संहिता में ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार वर्णन आया है। तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ पर ये लोग रह रहे थे ऋग्वैदिक आर्य, वहाँ से गंगा नदी दूर थी, इसीलिए इसका एक बार वर्णन किया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा गंगा यमुना दोआब में ये ऐसे जैसे गंगा बह रही है, तो ऐसे जो ये है ये जाती है यमुना नदी, यहाँ पर मिलती है। तो यमुना नदी का जिक्र 3 बार किया गया है, गंगा नदी का जिक्र 1 बार किया गया है, यानी कि इस समय ये अभी इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाए थे। तो इस तरह हमारे विद्वान लोग जो इतिहासकार होते हैं वो अनुमान लगाते हैं, पता करते हैं, देखते हैं कि क्या सही था। इसकी लिपि हालांकि मिली है, लेकिन ये इस समय नहीं लिखे गए थे। जो वैदिक संहिता में आप लोगों को वेद मिलते हैं ये इस समय नहीं लिखे गए थे, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, ये बाद में लिखे गए हैं। इस समय ये केवल सुनकर आगे बढ़ाए गए थे। तो ये इतनी चीज़ आप लोगों को गंगा यमुना और सरस्वती के बारे में, ये तीनों चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और जो झेलम है इसको वितस्तता कहा गया था, इधर ही लिख देते हैं हम लोग वितस्तता। वितस्तता। चिनाब को अस्किनी, चिनाब को अस्किनी। और व्यास को क्या कहा गया था, ये मरुदवृद्धा, मरुदवृद्धा। और विपाशा, रावी, और इसको विपाशा भी कहते थे, विपाशा या फिर मरुदवृद्धा के नाम से जानी जाती थी। और रावी को पौरुषणी कहा जाता था, पौरुषणी। तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा। झेलम, वितस्तता, आप लोगों ने सुना होगा वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में, हाइडेस्पीज का युद्ध, तो वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो इसको वितस्तता। और चिनाब नदी अस्किनी कहा जाता था, रावी को पौरुषणी कहा जाता था, व्यास को ये कहा जाता था विपाशा, विपाशा या मरुदवृद्धा के नाम से ये जानी जाती थी। और कुंभाकुरुम, गोमल, सुवास, तो ये लोग आप लोग, ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ थी, अफ़गानिस्तान की नदियाँ। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है नदियों से, आप लोगों को कई बार मिलेंगे, हम लोग इसको प्रैक्टिस में आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, हम लोग इसको रफ कर रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें कि मरुस्थल को क्या कहा गया है, पर्वत को क्या कहा जाता है, तो ये सब प्रश्नों में भी देख रहे होंगे, अभी आगे चलकर बता देंगे इसमें कि किसमें क्या कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष का सीधा सा अर्थ होगा कि हम लोग इसका समाज पढ़ेंगे। तो समाज में हम लोग देखते हैं कि ये जैसे पहले होता था कुल, यानी कि परिवार, इन सब चीज़ों को मिलाते थे तो आगे बनता था ग्राम, ग्राम से हम लोग आगे जाते थे तो बनता था विश्व, और विश्व को कई सारे विश्वों को मिलाकर बनता था जन। बस यहीं तक ये इसकी सीमित थी ऋग्वैदिक कार्य में। और आगे कई जन मिलकर जनपद बनेंगे, वो उत्तर वैदिक काल में होगा। और सब कई सारे जनपद जब मिलकर महाजनपद बनेंगे तो वो महाजनपद अलग टॉपिक हो जाता है, हालांकि हमारे लोगों के सिलेबस में वो नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुल, इसको क्या कहा जाता था, इसके मुखिया को कुलप, कुल या कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको कहते थे ग्रामणी, और जो विश्व का मुखिया होता था इसको कहा जाता था विश्वपति, विश्वपति। और जो जन का मुखिया होता था या सर्वोच्च होता था, और इसको राजा भी कहा जाता था, इसको राजा भी कह देते थे हम लोग। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो देखेंगे जनपति, तो इसको जनपति, गोपति, गोपति इसीलिए कहते थे क्योंकि यह पूरी व्यवस्था चारागाह पर आधारित थी, इसीलिए इसको इन नाम से जाना जाता है। यह मुखिया होता था, राजा कहा जाता था, लेकिन राजा नाम मात्र का राजा होता था।
और कोई बहुत ज़्यादा इसमें इसको राजा वाले अधिकार नहीं होते थे। राजा वाले अधिकार हम लोग उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें हो गई। तो ये जन क्या होती थी? जन नामक इकाई या समाज की सर्वोच्च इकाई होती थी। समाज की सर्वोच्च इकाई, सर्वोच्च इकाई होती थी। और जो ये परिवार कुलप होता था ये सबसे निम्न होती थी, सबसे निम्न होती थी। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और इनको चलाने के लिए परिषदें होती थी। राजा केवल यहाँ पर दोस्तों की भूमि का महत्व नहीं था, इसीलिए राजा के पास कोई इतनी ज़्यादा धन संपत्ति या सोर्स व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो सारे चीज़ों पर अपना अधिकार जमा सके। और यहाँ पर क्योंकि सारे काम कबीलों पर आधारित लोगों के द्वारा, जो समाज के बड़े वर्ग होते थे या बड़े बूढ़े होते थे, उनकी सहयोग से किया जाता था, सबकी सलाह पर किया जाता था। राजा का केवल, तो यहाँ पर अगर हम लोग जन देखें तो जन में कुछ जन जैसे देख लेते हैं, सिवी हो गया, पुरु हो गया, भलानस हो गया। तो इस प्रकार के कुछ आप लोगों को जन मिलेंगे। सबसे नगर जो संरचना इनकी सामाजिक थी, सबसे छोटा कुल या परिवार, फिर ग्राम, फिर विस, फिर जन। और जन का मुखिया होता था जनपति या गोपति, या इसको कहा जाता था जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को मालूम चली हैं। और ये जो जनस्य गोपा या गोपति होता था, इसका कार्य क्या होता था कि यह लोगों की रक्षा, आम जनमानस जो होते थे, लोगों की रक्षा, अपने कबीले की लोगों की रक्षा। और गाय, क्योंकि संपत्ति की एक इकाई गाय थी, इसीलिए गाय या पशुओं के लिए युद्ध करता था, के लिए युद्ध करता था। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानने के लिए ठीक है। अब इसकी गोपति की जो इसकी सहायता के लिए, ये कोई अकेला अपना निर्णय खुद नहीं लेता था, तो इसकी सहायता के लिए जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, गण होते थे, विधत थी और परिषद होती थी। ये आप लोग समझ लीजिए कि ये संस्थाएं थी जो राजा को कंट्रोल करती थी। उत्तर वैदिक काल में आप लोगों को ये सारी सभाएं, जितनी समितियां थी, ये सब निष्प्रभावी हो जाएंगी। वहाँ राजा जो निर्णय ले लेगा वही मान्य होगा। सभा क्या थी? सभा आप लोग याद रख लीजिए कि जैसे आधुनिक राज्यसभा की तरह, इसको राज्यसभा की तरह, कि जो बुद्धिशाली वर्ग होता था वह राज्यसभा सभा में बैठता था। और समिति में ये आधुनिक लोकसभा की तरह थी, आम जनमानस मिलकर फैसला करते थे। उसी तरह ये परिषद जो थी, तो उसमें जैसे शिक्षक जो पढ़ाते थे, शिक्षक हो गए, पुरोहित हो गए, पुजारी हो गए। तो इसी प्रकार आम अपने प्राचीन भारत में आप लोग देखिएगा कि जो लोग पुजारी थे सामान्यतः वही लोग शिक्षक का काम करते थे। आप लोग ये दक्षिण भारत का जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर चैप्टर में होगा तो पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं तो फिर कभी पढ़ेंगे, तो उसमें देखा जाएगा कई स्थानों पर आप लोगों को मिलेगा कि जो मंदिरों के पुजारी होते थे वही शिक्षण का कार्य मंदिरों में करते थे। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा कि सभा पूछे तो प्रमुख विद्वान लोग होते थे, समिति होती थी, आम जनमानस के लिए होती थी, गण, विधत, परिषद, ये छोटी छोटी और सभाएं होती थी जिनमें लोग अपने विचार रखते थे और गणतंत्र विधि के द्वारा यहाँ पर फैसला किया जाता था जो सभी लोगों को मान्य होता था। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग देखिए, समझिए इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये होता था ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक में बस वही से आगे जन से जनपद कर देना, और वहाँ पर ये जो होते थे मंत्री व अन्य, तो वहाँ पर राजा का पूरा कंट्रोल होता था। और 12 रत्न की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में जो उसको सहयोग करते थे। अब ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देख चुके हैं तो यहाँ पर वंशानुगत शासन ऋग्वैदिक काल में अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। और राजा जो था, राजा ये अन्य लोगों को भी अपनी सहायता के लिए रखता था। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग थे। अब जैसे इसको रखने के लिए कि जैसे कबीला है
तो उस कबीले की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोगों को अपॉइंट करना होगा जो वहाँ लोग देखेंगे। तो होते थे दुर्गपाल हो गए, पुलिस रखनी होती होगी, पुलिस हो गई, और चारागाहों का, क्योंकि ये सभ्यता पूरी की पूरी पशुओं पर टिकी हुई थी, वही संपत्ति, मेन संपत्ति पशु ही गाय मानी जाती थी। तो यहाँ पर चारागाह का प्रमुख इसको कहा जाता था वाजपति। बस यही बताने के लिए ऊपर की 2 चीज़ें बताई गई थी। पुलिस को उग्र कहा जाता है। हालांकि ये एक बार पूछा गया था ना कि ऋग्वैदिक में या वैदिक सभ्यता में चारागाह का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, तो ये वाजपति। कल का पूछ लिया कि पुलिस को क्या कहा जाता था, तो ये उग्र कहा जाता था। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखते चलिएगा, हालांकि प्रश्नों में भी ऐसी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो गुप्तचर होता था इनका, गुप्तचर उसको कहा जाता था स्पर्श कहा जाता था, स्पर्श। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने कर्तव्यों का जब निर्माण कोई ये निर्वाह नहीं कर पाता था राजा, तो इसको हटा दिया जाता था। आधुनिक आप लोग चुनाव की तरह समझिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत हो जाएगा, उसको हटाना उतना आसान नहीं होगा जैसे कि राजा यहाँ पर होता था। और इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था वो चलती थी, तो वो राजा को कोई अपनी मुख्य आमदनी नहीं होती थी, उसको मिलता था बलि के रूप में। ये क्या होती थी, ये स्वेच्छापूर्वक उपहार होता था, स्वेच्छापूर्वक, इसको कर नहीं कह सकते हम लोग, स्वेच्छापूर्वक उपहार होता था। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में, या फिर यहीं आप नोट कर लीजिए, ऐसे हम करा देंगे नोट इसको। कल हम शुरुआत में पहले जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी एक स्लाइड बना देंगे, जिसके कारण आप लोग उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट रखकर देख पाएँ। वैसे आप लोग सुनते चलिए, स्वेच्छापूर्वक था। और उत्तर वैदिक काल में जो चीज़ होगी यहाँ पर कि वह बदल जाएगी, नियमित देना पड़ेगा, भाग या शुल्क के रूप में। यहाँ पर जो इनकी व्यवस्था चल रही है वो स्वेच्छापूर्वक दिया जा रहा है राजा को, उपहार मुखिया को। यहाँ पर नियमित कर दिया गया था उत्तर वैदिक में, भाग और शुल्क के रूप में इसे दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। और दूसरा अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर इनकी कोई नियमित सेना नहीं होती थी। राजा की जो होती थी ये नियमित सेना नहीं थी, नियमित सेना नहीं थी। यहाँ पर कुछ हद तक नियमित सेना थी, नियमित सेना थी। और यहाँ पर जो राजा की मंत्रणा देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए होते थे मंत्रिण बोला जाता था उनको, या और भी अन्य लोग होते थे। यहाँ पर ये अधिकार 12 लोगों को जैसे दिए गए, तो इनको कहा गया था रत्निन कहा गया था। अब ये 12 रत्निन, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स है। ये राजा की सहायता करते थे। और इनको जो मनोरंजन के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर होता था उत्तर वैदिक काल में पालागल। ये कॉमेडियन होता था, राजा को हंसाने का कार्य करता था, राजा को हंसाने का कार्य करता था। ये होता जाता है। और यह जैसे पुरोहित होते थे, तो वो राजा का जब युद्ध में जाता था तब वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उसको आशीर्वाद देते थे, तो ये पुरोहित वगैरह हो गए। यहीं पर वो भी इनका कार्य हो जाएगा। तो राजनीतिक पक्ष में आप लोगों ने देखा कि कैसे ग्राम से फिर कुल परिवार से फिर ग्राम बने, ग्राम से विश्व से जन, और जन से यहाँ पर बनता है जनपद। यहाँ केवल जन तक होगी, यहाँ पर सर्वोच्च इकाई समाज की होगी जन, और उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च इकाई होगी जनपद। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, या चाहे बाद में वीडियो ख़त्म हो तो एक पेज में बनेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। हम बहुत धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग इसको साथ के साथ याद होता चला जाए। अब ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए समाज में स्थिरता कैसी थी, तो ऋग्वैदिक काल, इसमें क्या था इस समय कि इसमें समाज संघर्ष रहित होता था। संघर्ष में लगा रहता था।
कारण क्या था कि युद्धों के कारण इनमें युद्ध होते रहते थे। युद्धों के कारण ये सामाजिक व्यवस्था सही नहीं थी। कबीले आपस में युद्ध करते थे, संघर्ष रहित हमेशा रहते थे, एक दूसरे को मारने खसोड़ने पर लगे रहते थे। तो यहाँ पर कोई भावना नहीं थी, एकजुटता की कोई भावना नहीं थी कि हम लोग साथ रह रहे हैं, एक कबीला यहाँ है, एक कबीला यहाँ है, तो वही आपस में लड़ रहे हैं। कोई क्षेत्रीय भावना भी इनके अंदर डेवलप नहीं थी, केवल कबीलाई भावना थी कि ये हमारे कबीले के लोग हैं, ये दूसरे कबीले के लोग हैं, इस तरह की होती थी। और यहाँ जो परिवार में हम लोग देखते हैं कि कई लोग यहाँ पर साथ साथ रहते थे, जिनको नृत्य कहा जाता था। जब 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग, 3-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे। और यहाँ पर संघर्ष इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में आप लोग देख लीजिए, उत्तर वैदिक में संघर्ष ज़्यादा नहीं था, कबीलों में संघर्ष नहीं था, ये क्षेत्र के लिए, भूमि के लिए युद्ध करते थे। तो यहाँ पर नियमित सेना इनकी होती थी, एक नियमित तरीके से युद्ध किया जाता था। और यहाँ पर जो माता और पिता पक्ष के लोग साथ साथ रहते थे, माता और पिता पक्ष के लोग। यहाँ पर 3-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। तो ये संरचनाएं बदल रही हैं, ये हम लोग सांस्कृतिक जीवन जब इनका देखेंगे तब वहाँ पर हम लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और ऋग्वैदिक काल में जो ये संघर्ष में बताया था हम लोगों ने, संघर्ष रहित होते थे, तो इसी में हम लोगों ने जब देखा था 7वें मंडल में दासराग युद्ध। अब ये हमारे इतिहासकारों को कहाँ से पता चला? दासराग युद्ध। यहीं से इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ पर क्या था, आर्य राजा था सुदास, आर्य राजा सुदास, और यहाँ पर कुछ अनार्य थे, इनके बीच युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ये 10 कबीलों के बीच में हुआ था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। बस यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक कभी कि दासराग युद्ध में किसकी विजय होती है, तो ये सुदास की विजय होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे, जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा। तो इन सब लोगों के लिए जो साथ रहते थे, इनके लिए एक प्रयोग किया जाता था शब्द नप्त। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो यहाँ पर क्या होता था, माता और पिता पक्ष, ये माता और पिता पक्ष ये अलग अलग रहते थे, अलग अलग रहते थे। और ये था पितृसत्तात्मक ऋग्वैदिक समाज था, और यहाँ का भी समाज पितृसत्तात्मक ही था, पितृसत्तात्मक ही था। इनके बारे में 1-2 कथाएं मिलती हैं कि जैसे कि ऋषि विश्वामित्र के द्वारा अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो चले भी जाते हैं। तो ये पितृसत्तात्मक समाज में दिखाता था कि पिता के आदेश माना जाता था, उसकी आज्ञा का पालन किया जाता था। और इसमें जैसे दिया जाता है कि अजीगर्द एवं सनुशेख, ये कुछ कहानियाँ दी हुई रहती हैं कि अजीगर्द एवं सनुशेष नामक 2 पिता पुत्र थे, तो इसमें पिता ने अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया था। और एक जुआरी की कथा है, रिजासो एवं जुआरी की कथा, तो इसने अपने पुत्रों को जुए में लगा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और जो ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पर सीधा है पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो प्रारंभ में जब ऋग्वैदिक में हमने पढ़ा था पहले कि केवल 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 2 वर्ण का प्रयोग था, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। ये 2 वर्णों का प्रयोग ऋग्वैदिक में होता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर वर्ण ज़्यादा हो गए थे, 4 वर्णों की यहाँ पर मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वैश्य पहले आएगा यहाँ पर, वैश्य और शूद्र।
कोई भी पहले लिख लीजिए, लेकिन ये यहाँ पर बताने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर है तो ब्राह्मण और वैश्यों का इनको शिक्षा पाने का अधिकार था, जबकि शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। और जब ब्राह्मण के बच्चों का उपनयन संस्कार होता था तो पढ़ा जाता था गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और जब वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार का मतलब है कि वो विद्या अध्ययन के लिए जाते थे घर छोड़कर अपना, तो वैश्यों के जब बालकों का होता था उपनयन संस्कार तो वहाँ पर जगती मंत्र पढ़ा जाता था। कौन सा मंत्र था? जगती मंत्र, जगती मंत्र पढ़ा जाता था। और यहाँ पर विभिन्न लोगों के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए इज्जत पूर्वक शब्दों का जिक्र किया जाता था। उसके बाद क्षत्रिय और इनको ऐसे ही बुला लिया, जैसे इसमें कहा गया आइए, इनको आओ, इनको आओ कि दौड़ कर आओ, इनको भाग कर आओ। तो इस तरह की मतलब शब्दों में गरिमा गिरती जा रही थी। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, गाँव में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह के चीज़ों को। गाँव में क्या, पूरे भारतीय समाज में ही ऐसे देखिए कि जो लोग होगा काफ़ी इन चीज़ों को। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा अगर हम लोग देखें तो स्त्रियों की दशा में ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर उच्च कोटि की व्यवस्था थी, उच्च कोटि की स्त्रियों की दशा थी, सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ थी। इस समय इनको पढ़ने की भी आज़ादी थी, विवाह करने की भी आज़ादी थी, पढ़ने की आज़ादी थी, पढ़ने की आज़ादी थी। इनका भी उपनयन संस्कार होता था। विवाह ये अपनी इच्छानुसार कर सकती थी, विवाह इच्छानुसार। और जो विवाह ना कर कर विद्या अध्ययन करती थी उनको अमाजू कहा जाता था, अमाजू, अमाजू कहा जाता था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि इनको कहा गया था जाजस्तम। आप लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऊपर का हटा देते हैं। जाजस्तम यानी कि स्त्री ही घर है। ये दिखाता है कि इस तरह के विचार थे वहाँ पर। ये नोट भी कर लीजिएगा, पूछा जाता है। जाजस्तम, इसका अर्थ क्या होता है? पत्नी ही घर है, पत्नी ही घर है। अब यही पूछ लीजिएगा कि ये कहाँ पर किस में दिया हुआ है, तो ये किस शब्द का है? तो जाजस्तम का अर्थ होता है पत्नी ही घर है। इनको सभा एवं समितियों में बोलने का अधिकार था। स्त्रियों को सभा व समितियों में बोलने का अधिकार था। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, जबकि आपको इस तरह उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं आप लोगों को उनका नाम बताए देते हैं, जैसे कि अपाला, अपाला हो गया, घोषा हो गया, सिकता हो गया, और यहाँ लोपमुद्रा। इनको ब्रह्मवादिनी कहा गया था। ब्रह्मवादिनी यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करती थी, ब्रह्मवादिनी। इन्होंने ऋग्वेद में या वैदिक साहित्य में काफ़ी चीज़ों की रचनाएं की हैं, काफ़ी मंत्रों को इन्होंने लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन लोगों को लेना है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके स्त्रियों की दिशा। ये आप लोग मान के चलिए अच्छा सा कि स्त्रियों की दिशा अच्छी थी, उनकी दशा। और ऋग्वैद उत्तर वैदिक काल में उनको शराब के समान बुराई बताई गई थी। सुरा एवं शराब के समान, इसको जुआ और शराब के समान उत्तर वैदिक काल में बताया गया था कि ये लोग बुराई बताई गई थी। तो प्रधान देख ही चुके हैं हम लोग। अब इनमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा इनका वस्त्र देख लेते हैं। सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं तो पहनावा, वस्त्र या पहनावा, यहाँ से एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहनावा, जैसे यही पूछा गया है, यही नीवी। नीवी क्या होता था? तो ये कमर के नीचे पहना जाने वाला, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था। इसको बोला जाता था नीवी, बोला जाता था इसको।
और जो तुम्हारा वासस होता था नीवी, या इसको अधिवास भी बोला जाता है, नीवी या अधिवास, अधिवास। अब आगे और देख लेते हैं, शायद कभी ये भी पूछ ले। वासस, वासस होता था कमर के ऊपर, कमर के ऊपर पहना जाता था। बस इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा इसमें। और जो इनकी उसड़ी, एक पगड़ी होती थी, उसड़ी उसको कहा जाता था, उसड़ी पगड़ी को कहा जाता था। अब ये ऐसा होता है ना कि जैसे ये एक बार पूछा गया नीवी कमर के नीचे, तो अब यहाँ पे लोगों को बढ़ाना होता है कि एक दो और हम लोग जान के चले, ये हमारा कर्तव्य होता है जानना कि शायद आज ये पूछा गया, कल ये पूछ लिया जाए कि वासस क्या होता है, कमर के नीचे पहना जाता है, कमर के ऊपर पहना जाता है, पगड़ी है ये क्या है, अधिवास अंगोछा है क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देख लेंगे, देख रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। और ये जो तुम्हारा उद्धोवास होता था, ये अंगोछा वगैरह हमने बताया, तो ये ठीक है। अब मनोरंजन के लिए अब इसी के समय वस्त्र के साथ साथ हम लोग आभूषण भी देख लेते हैं। आभूषण में हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग गले का हार, जैसे होता था गले का हार, गले का हार, इसको बोला जाता था रुक्म। सोने का ढेर, इसको नाम दे दिया गया निस्क, रुक्म, रुक्म था ये, इसको दे दिया रुक्म, निस्क, निस्क दे दिया गया इसको। स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है, स्वर्ण आभूषण कहे या सोने का ढेर कहे। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था सोने का ढेर, कई किताबों में आप लोगों को मिलेगा, और नहीं तो ये सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है, सोने का आभूषण, तो इसको कहा जाएगा निस्क कहा जाएगा। बस ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट हैं, यही तरह के, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग। मनोरंजन देख लेते हैं इनका। मनोरंजन में क्या है, वही रथ दौड़ है, रथ वथ होने लगते थे, क्योंकि राजा का कॉन्सेप्ट आ गया है। उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें अच्छी तरीके से मिलेगी। जो 12 रत्निन होते थे उसमें एक रत्निन जो होता था रथकार, वो रथ वगैरह बनाता था, क्योंकि युद्ध अच्छी तरीके से होने लगे थे। तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं। अब मनोरंजन में जैसे रथ दौड़ हो गई, जुआ भी खेल लेते थे, पशु पक्षियों को लड़ाते थे, ढोल मंजीरा, तो ये चीज़ें हो गई। अब बाकी का हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।